क्लास आज हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीजेज, यानी कि स्मोकिंग के नुकसानदा असरात जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेज हो सकती है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, लेट्स से खून की नाली है कि इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है। अब कोलेस्ट्रॉल जमा होने की अगर हम बात करें स्मोकिंग की वजह से, तो क्या होता है कि स्मोकिंग बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो स्मोकिंग जो है ये खून की नालियों की जो वॉल्स है, इनके अंदर वाली जो लेयर है दैट इज़ एंडोथेलियम, इसको भी डैमेज कर देता है। अब जब ये आर्टरीज़ जो है, ये खून की नालियाँ जो है, ये जब ये डैमेज होती है ना, तो इसके अंदर हो जाते हैं ज़ख्म। तो ज़ख्मों के अंदर कोलेस्ट्रॉल आकर जमा होना शुरू हो जाता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, इस अमल को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी स्मोकिंग की वजह से बढ़ जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस किस तरह से बढ़ती है? जब आर्टरीज़ के अंदर जो एंडोथेलियम है वो डैमेज होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जब देखिए, जब कोलेस्ट्रॉल जब यहाँ पे आकर जमा हो जाएगा, तो हमारी बॉडी क्या करेगी कि ये कोलेस्ट्रॉल, ये जो जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, ये ब्लड में ना चला जाए, तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बना देगी। अब मेम्ब्रेन बनाने से क्या होगा कि खून की नाली के अंदर की जो जगह है वो कम पड़ जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हो जाएगा। यानी खून की नालियाँ अंदर से जो है, वैसो वैसो कहते हैं, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, जगह कम हो गई है, तंग हो गई है, यानी खून की नालियों के अंदर की जो जगह है वो कम हो गई है, जिस वजह से ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि क्लॉट्स बन सकते हैं। क्लॉट्स किस तरह से बन सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि खून की नाली में जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन आ जाती है। तो बाज़-औक़ात ब्लड का प्रेशर इतना हाई होता है कि प्रेशर की वजह से ये मेम्ब्रेन फट जाती है। अब बॉडी का एक मैकेनिज़्म है कि जहाँ कहीं पे भी इंजरी होती है, तो बॉडी वहाँ पे ब्लड को क्लॉट करवा देती है, ब्लड जमा देती है ताकि मज़ीद ब्लीडिंग ना हो। तो यहाँ पे जब मेम्ब्रेन फट जाती है, तो फ़ौरन से यहाँ पे ब्लड जो है वो क्लॉट बना देगी, ठीक है? ब्लड जम जाएगा। अब इस ब्लड को जमाने के लिए, जैसे कि आपने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा है, ब्लड को जमाने के लिए, क्लॉट करवाने के लिए प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स आकर जमा होना शुरू हो जाएँगे, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा, ठीक है? अब देखिए ना, यहाँ पे जब ब्लड इतना ज़्यादा क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा, किस वजह से जमा है? प्लेटलेट्स ने आके इसको जमा दिया है। तो क्या होगा कि जब ब्लड यहाँ से गुज़रेगा, एक चीज़ तो ये आपको पता है कि एक तो जगह कम मिलेगी ब्लड को गुज़रने में। सेकंड ये कि जब ब्लड को जगह भी कम मिल रही है, दूसरा ये कि जब ब्लड सही से गुज़रेगा नहीं, ब्लड सही से हार्ट तक जाएगा नहीं, तो जब हार्ट तक ब्लड की सप्लाई सही होगी नहीं, तो आपको पता है वो नाली जो हार्ट तक ब्लड सप्लाई करती है, उस नाली को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, ठीक है? तो वो कोरोनरी आर्टरी में जब किसी किस्म की ब्लॉकेज हो जाएगी, चाहे तो वो खून जमने की वजह से ब्लॉकेज हुई है, चाहे तो वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज हुई है, तो हार्ट तक सही ब्लड नहीं जाएगा। जब हार्ट तक ब्लड नहीं जाएगा, तो हार्ट को ग़िज़ा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हार्ट की टिश्यूज़ जो है वो मरना शुरू हो जाएँगे। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब ब्लड जो है वो सही तरीके से दिल तक जा नहीं रहा, तो दिल सही से बीट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हार्ट जो रेट है वो सही नहीं रहेगा। हार्ट रेट एंड रिदम अबनॉर्मैलिटीज़ हो जाएँगी। यानी कि जो हार्ट की रिदम कहेंगे, जो हार्ट की रफ़्तार है धड़कने की, बीट करने की, उसमें अबनॉर्मैलिटीज़ ख़राबियाँ आ जाएँगी, ठीक है? तो अरिथमियस हो जाएगा, यानी कि जो हार्ट बीट होगी वो इर्रेगुलर हो जाएगी, जो कि ख़तरनाक हो सकती है। स्मोकिंग जो है हार्ट की रिदम को ख़राब करती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है, और कैसे बढ़ा देती है इसकी रीज़न अभी आपने देख ली है। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि स्मोकिंग की वजह से आप स्मोकिंग के हार्ट पे क्या नुकसानात हैं, तो जो अभी आपने पॉइंट्स लिखे हैं ये भी, और जो ये भी नीचे लिखे हो ये भी, ठीक है? ये आपने लिख देने हैं। स्मोकिंग से क्या होता है, जैसे हम अभी तक हम इस चैप्टर में जब से हार्ट डिसऑर्डर्स पढ़ते आ रहे हैं, तो उन तमाम का ये कंक्लूजन है कि ब्लड वेसल्स जो है वो तंग हो जाती हैं, ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, क्लॉट्स बन जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड यानी चिकनाई के लेवल जब बढ़ जाते हैं, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और ये भी आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, देखिए जो हमारा खून है ना, उसके अंदर होता है रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल के अंदर होता है एचबी। तो एचबी का काम क्या होता है? एचबी ने अपने साथ जोड़नी है ऑक्सीजन। तो क्या होता है, सिगरेट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये आपने रिस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड एचबी के साथ आके जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है ये बाइंड नहीं करेगी। तो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से जब ब्लड सेल के साथ जो आपका रेड ब्लड सेल है, ठीक है? ये रेड ब्लड सेल जब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है? तो ये सारी आपने इसके पढ़ लेनी है, कर लेने हैं याद। ठीक है जी, रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन डिलीवरी को,
और इम्पैक्ट असर करता है ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। स्मोकिंग कंट्रीब्यूट हिस्सा लेता है टू द नैरोविंग, तंग हो जाती हैं आर्टरीज। अगर तो वो आर्टरीज जैसे हमने भी पढ़ा ना, दिल की तरफ जो आर्टरी जा रही है वो तंग हो गया, लेकिन अगर वो आर्टरी जो टांगों की तरफ जा रही है अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो टांगों को सही से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो जिस वजह से हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेन थका देगा। फर्दर मजीद हार्ट को ज़्यादा ज़ोर से ब्लड जो है पंप करना पड़ेगा ताकि टांगों तक ब्लड सप्लाई हो सके, जिस वजह से हार्ट मजीद थक जाएगा। एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। इसमें जो कौन सा हिस्सा है ब्लड का हिस्सा है जो रिस्पॉन्सिबल है कि अभी हमने पढ़ा रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। अगर एक पर्सन में प्लेटलेट्स कम होते हैं तो अभी आपने देखा ब्लड क्लॉट करवाने के लिए प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी शख्स में प्लेटलेट्स कम होंगे तो उनका ब्लड जो है वो क्लॉट करेगा। इसके अलावा जो है कौन सी लेयर जो है तमाम ब्लड वेसल्स में होती है, तो एंडोथेलियम, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेंस तीनों में होती हैं। इसके अलावा कौन सी जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है अडल्ट बालग इंसान में जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके अंदर होता है। तो अगर आपको हार्ट का फंक्शन याद हो तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। इसके बाद है फिब्रिनोजिन जो है ब्लड क्लॉट करती है। अच्छा, यहाँ पे फिब्रिनोजिन जो है ब्लड को क्लॉट करवाती है। एक ये सेपरेट करती है ब्लड को। इट सेपरेट्स फ्रॉम ब्लड एंड द रेस्ट इज, यानी कि देखिए ब्लड का प्लाज्मा है ना उसके अंदर फिब्रिनोजिन होती है, तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या है, वो है सीरम। ठीक है, मतलब ये सीरम की डेफिनेशन भी है। वैसे साइड इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से भी डेफिनेशन कर सकते हो आप। किस तरह से, देखिए जो प्लाज्मा है ना ब्लड का प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर से अगर आप माइनस कर दो फिब्रिनोजिन, फिब्रिनोजिन खून को जमाने वाली प्रोटीन है, तो बाकी जो भी बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, सीरम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कौन सा हार्ट का खाना सबसे मोटी वॉल्स रखता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इससे पूरी बॉडी को ब्लड देना होता है। मटेरियल का एक्सचेंज होना कैपिलरीज करवाता है और तमाम वेन्स के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, सिवाय किसके किसके अंदर नहीं होता, पल्मोनरी वेन्स के अंदर नहीं होता, बिकॉज पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन किस वजह से होता है, ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, बुक का पेज नंबर 137 जो है वो खुला हुआ हो। इफ़ द बाइकस्पिड वाल्व डैमेज हो जाता है विच ब्लड फ्लो विल बी अफेक्टेड, कौन सा ब्लड फ्लो अफेक्ट होगा। तो इसमें आप लिखना है फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्योंकि बाइकस्पिड वाल्व आपको पता है लेफ्ट साइड पे होता है, तो लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा। हाँ, इसमें ना आपने बी वाला नहीं करना क्योंकि राइट साइड पर ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं, और एओर्टा और लंग्स वाला जो है सीओडी उसमें तो पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व्स होते हैं। तो लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट आर्टरियम से जब ब्लड वेंट्रिकल में जाता है तो आपको पता है इनके दरमियान में बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं जो ओपन होते हैं, तभी ब्लड वेंट्रिकल में आता है। इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट आंसर्स। तो शॉर्ट आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है लिस्ट द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड अलॉन्ग विद देयर फंक्शन। तो इसमें आपने लिखना है द सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड आर, क्वेश्चन में लिख लें सेल से पहले द लिख लें, द सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड के बाद आर लिख लें। तो इसका आंसर आपने करना है पेज नंबर 26 में आपने ब्लड सेल्स के नाम लिख देने हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड बस, ठीक है, ये दोनों सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स। ठीक है, तो आपने रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स के नाम लिख देने हैं और इसमें इसका फंक्शन भी लिख देना है। तो रेड ब्लड सेल का फंक्शन आपने जो मैंने आपको हेडिंग दिलवाई थी, थर्ड लाइन है, ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके बाद वाइट ब्लड सेल का अपने फंक्शन लिखना है, सेकंड लास्ट लाइन, दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। और 27 पेज पे जो न्यूट्रोफिल्स और जीनोफिल्स थर्ड लाइन पे लिखे ना, न्यूट्रोफिल्स और जीनोफिल्स बेसोफिल्स, तो इसमें आपने ना न्यूट्रोफिल्स की जगह पे अपने वाइट ब्लड सेल्स कर देना। वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वाइट ब्लड सेल्स फाइट विद पैरासाइट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका फंक्शन लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस लिखना है आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स में। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है ना तो आप सेटिंग में जाके स्पीड कम भी कर सकते हो। आर्टरी और वेंट्रिकल्स में डिफरेंस आपने लिखना है, तो पेज नंबर 28 खोलें। तो 28 में आर्टरिया स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें सेकंड लास्ट लाइन है, निकल है ना, द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्टरिया, फर्स्ट पॉइंट है, द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। होमवर्क कॉपीज में आपने डिफरेंस लिख लेना है। इसके बाद है इसका सेकंड पॉइंट आपने फंक्शन का बनाना है। थर्ड वैसे आप डायग्राम का भी बना सकते हो, आर्टरी और वेंट्रिकल्स मेंशन कर सकते हो। इसका सेकंड पॉइंट लिखें। अच्छा, यहीं पे लिखा हुआ है द आर्टरियाज हैव थिनर वॉल्स एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स, इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे। और वेंट्रिकल्स में आपने क्या लिखना है, द वेंट्रिकल्स हैव थिकस्ट वॉल एज कम्पेयर टू आर्टरिया। ठीक है, और
द वेंट्रिकल्स, यहाँ पे लिखे ना द आर्ट्रिया में थिनर है, आर्ट्रिया हैव थिकस्ट वॉल, ठीक है, ये आप लाइन लिखें, द आर्ट्रिया हैव, सॉरी यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आर्ट्रिया का लिखे पहले दूसरा पॉइंट, द आर्ट्रिया हैव थिनर वॉल्स एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स, ये लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में। और वेंट्रिकल्स का आप नोट करें, द वेंट्रिकल्स हैव थिकस्ट वॉल्स एज कम्पेयर टू आर्ट्रिया, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा आप थर्ड पॉइंट डायग्राम का, फोर्थ में आप ना इस तरह भी कर सकते हो, आर्ट्रिया का फंक्शन लिखेंगे, आर्ट्रिया पंप लिखें, आर्ट्रिया पंप ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स पंप ब्लड इनटू एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, ये वेंट्रिकल्स का सेकंड पॉइंट है कि वेंट्रिकल्स पंप ब्लड इनटू एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। तो ये 4 पॉइंट्स होंगे, यानी कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेना कैवा टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। आपने ना पूरा ब्लड का फ्लो बताना है, किस तरह से वेना कैवा से होता हुआ बॉडी पार्ट्स तक जाता है। तो पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 में आपने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का जो टॉपिक है, इसमें जहाँ पे लिखा हुआ है ना टू वेन्स, सेकंड पैराग्राफ है इसका, सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड की हेडिंग जहाँ दिलवाई थी, टू वेन्स सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा ब्रिंग्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ से लेके पेज नंबर 29 पे एओर्टा तक आपने इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करें द काजेज एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसकी ऑलरेडी हेडिंग्स दी हुई हैं पेज नंबर 34 पे, ठीक है। इसके बाद है, आपने ना जो डायग्राम है ना हार्ट की, इसकी लेबलिंग कर देनी है, और जो जहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना वहाँ पे आपने ब्लू कलर कर देना है, ठीक है, और जहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड है वहाँ पे आपने रेड कर देना है, उन पार्ट्स को रेड कर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने फंक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड बताने हैं, तो इसमें आपने फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में पेज नंबर 25 ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट स्टार्ट से लेके आपने ये सारा पैराग्राफ बता देना है, लीटर्स ब्लड इन द बॉडी तक। उसके बाद ब्लड प्लाज्मा में आपने बताना है न्यूट्रिएंट्स, सारा नहीं बताना, ब्लड प्लाज्मा में आपने न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड हार्मोन्स वाला बताना है, और नेक्स्ट पेज पे आपने रिस्पायरेटरी गैसेस तक बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ब्लड ट्रांसपोर्ट मटीरियल थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, ब्लड किस तरह से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया ना फर्स्ट वाला, फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, तो इसमें ना आपने कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में ना सारे ही आ जाना है, यानी 25 ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट से लेके 27 के प्लेटलेट्स तक बता देना है। और जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ब्लड ट्रांसपोर्ट मटेरियल को कैसे करता है, इसका आंसर आपने 25 पेज पे ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स वाला पूरा पैराग्राफ, लीटर्स ब्लड इन द बॉडी तक, ब्लड प्लाज्मा में करना है, सारा नहीं करना, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड हार्मोन्स वाला बुलेट पॉइंट सारा करना है, नेक्स्ट पेज पर रिस्पायरेटरी गैसेस तक, ये सेकंड वाले का आंसर है, ठीक है। इसके बाद है, एक्सप्लेन करें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विद डायग्राम, तो पेज नंबर है 28, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कर लेना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड से ऊपर तक, और साथ में हार्ट की डायग्राम बना देनी है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीजेज, जो अभी आज हमने पढ़ा है ये करना है इसमें पेज नंबर 35 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीजेज, ठीक है, यहाँ से लेके आपने कर देना है इसको ऑफ तक, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, इनको कंपेयर करना है। तो देखिए, जो टॉपिक मैंने आर्टरी, कैपिलरी और वेन वाला बताया था, उसमें हेडिंग्स दिलवाई थी, स्ट्रक्चर की दिलवाई थी, और उसमें फंक्शन की हेडिंग दिलवाई थी, तो आपने वहीं से वही जो है ना हेडिंग को देखते हुए आपने लाइन लगानी आर्टरी, कैपिलरी और वेन की, और इन तीनों को लिख देना है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, आपने ना इसको नोट कर लेना है, और कॉपीज पे लिख लेना, जिस तरह इसको पूरा सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इसका फंक्शन है ना, टाइप ऑफ ब्लड, वॉल थिकनेस इसका स्ट्रक्चर है, लेयर्स ऑफ वॉल भी इसका स्ट्रक्चर है, ल्यूमन, ये सारा एंड तक इसका स्ट्रक्चर है, एंड पे इसका फंक्शन दोबारा लिखा हुआ है। तो आर्टरी में आप इस तरह से लिखेंगे, आर्टरी कैरीज, ठीक है, आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, इसी तरह वेन कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द walls of artery the wall of artery is thick, strong and elastic, इसी तरह से 3 layers endothelium, smooth muscle, connective tissues, artery have 3 layers, ठीक है, इन तीनों के नाम लिख देने हैं। the lumen of artery is narrow, इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस भी बना देने हैं। walls are absent in it, the blood flows under high pressure, artery transports blood from heart to body organs, इसी तरह से बाकी भी, ठीक है, ये आपने
इसको कर लेना है। नेक्स्ट है एक इंक्विजिटिव क्वेश्चन। इंक्विजिटिव क्वेश्चन में है कि वाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट क्यों होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो आपको अच्छे से पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी में जाना है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाना है, तो इस वजह से इनको सेपरेट किया है ताकि ये दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो। और इसको सेपरेट किसने किया है, आपको याद होगा हार्ट के स्ट्रक्चर में सेप्टम ने इसको सेपरेट किया है ताकि अच्छे से एफिशिएंटली फंक्शन कर सके। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपने यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, इन दोनों के आंसर्स मैं आपको बताती हूँ। लास्ट वाला भी आपने यहाँ से कर लेना है कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में ब्लड में कभी इफ कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में नेवर रेगुलेटेड, ठीक है, कभी भी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल मेंटेन ना हो तो किस तरह से ये आपकी हार्ट और ब्लड वेसल्स को ओवर टाइम किस तरह से असर करेंगे। तो डेफिनेटली अगर किसी इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ब्लड वेसल्स में प्लॉक्स बनना शुरू हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपने इसका आंसर कर लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 इंक्विजिटिव है, हाउ डज रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द सर्कुलेटरी सिस्टम। रेगुलर एक्सरसाइज से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से मजबूत होता है। रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा ब्लड एक पर बीट जो है वो सप्लाई करता है, जिसकी वजह से आपके दिल के पट्टे मजबूत होते हैं। इसके अलावा आपकी न्यू कैपिलरीज की ग्रोथ होती है, स्टिमुलेशन हरकत में आती है, इंप्रूव होती है आपकी ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, आपकी ब्लड वेसल्स में लचक मेंटेन रहती है और आपकी ब्लड वेसल्स डायलेटेड रहती है। इस तरह से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्ट्रेंथन द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में कि किस तरह से आपका लाइफस्टाइल जो है वो आपके हार्ट को स्ट्रेंथन कर सकता है। तो लाइफस्टाइल में देखिए एक तो आ जाता है रेगुलर मूवमेंट करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आपके हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। सो इट डजेंट हैव टू वर्क टू हार्ड टू पंप ब्लड, जिससे आपके ब्लड को जो मसल स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो आपके दिल को इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि बहुत स्मूथली आपका ब्लड जो है वो फ्लो करेगा। इसके बाद है पंप होगा। अच्छा कि ब्लड वेसल्स जो है वो क्लीन रहती हैं, यह हेडिंग है। ठीक है, ईटिंग हेल्दी फूड्स आप की बॉडी में प्रिवेंट करेगा फैट को जमा होने से, कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से, आपकी जो आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक नहीं होंगी। इसके अलावा जो है आपका ब्लड प्रेशर लोअर रहेगा, स्टेइंग एक्टिव। लोअर से मुराद ये है कि राइज नहीं होगा बल्कि नॉर्मल रहेगा। यहाँ पे लोअर की बजाय आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर लिखें। स्टेइंग, ये सारा जो अभी आंसर्स है ना ये अपने चारों इंक्वेस्टिव क्वेश्चन लिख लेने हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, होमवर्क कॉपीज पे ही लिख लेना। अवॉइडिंग स्मोकिंग, रिड्यूसिंग स्ट्रेस रिड्यूस करके एंड कीप योर ब्लड वेसल रिलैक्स एंड ओपन। ठीक है, इससे भी आपका जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी सही रहेंगी। ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग जो अगर आप अवॉइड करोगे और स्ट्रेस कम लेंगे। अच्छा, इसके बाद ब्लड फ्लो आपका इंप्रूव होगा अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है। इससे ये यकीन दहानी होती है कि आपका जो ऑक्सीजन वाला खून है, ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून है, वो आपकी बॉडी के तमाम पार्ट्स तक जो है वो सही से फ्लो कर सके। अच्छा, तो ये सारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। जब आपने स्कूल आना है, आपको ये सारा चैप्टर तैयार हो, आपके मंथली टेस्ट में इसका जो है ये पूरा चैप्टर ऐड होगा, एक्सरसाइज ऐड होगी, तो ये अच्छे से आपने तैयार करके आना है। अल्लाह हाफिज़।